हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, और पिछली क्लास में हमने सेक्शन 50 तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम इसका चैप्टर 6 वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो शुरू होता है सेक्शन 51 से। सेक्शन 51 कहता है वीकली आवर्स के बारे में। तो कोई भी एडल्ट वर्कर एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, नॉट मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। ये बेसिक रूल है। ठीक है, बेसिक है, एग्जाम्पशन हो सकते हैं यहाँ पर। नाउ 52 कहता है कि वीकली हॉलीडे ज़रूर होनी चाहिए। तो इसका बेसिक रूल ये है कि कोई भी एडल्ट वर्कर जो होगा वो हफ्ते के पहले दिन में काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जब हमने फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि वीक शुरू होता है सैटरडे मिडनाइट से, यानी कि संडे पहला दिन होता है एक हफ्ते का। ठीक है, इंडिया में पहला दिन संडे माना जाता है। तो अब एक्ट में ऑल्दो द सेड डे लिखा हुआ है, लेकिन हम समझने के पर्पज़ से संडे को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक रूल दोबारा से पढ़ लेते हैं कि कोई भी एडल्ट वर्कर हफ्ते के पहले दिन पर काम नहीं करेगा। पहला दिन हम संडे मान रहे हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर एग्जाम्पशंस हैं। संडे के दिन भी वर्कर काम कर सकता है अगर या तो उसे संडे से पहले 3 दिन, ठीक है, ये संडे है, ये संडे के पहले 3 दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या फिर संडे के आने वाले 3 दिन, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन में से किसी भी एक दिन उसे छुट्टी मिल गई हो या फिर मिलने वाली हो। ठीक है, संडे से पहले जो है थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इनमें से 3 दिन में से अगर एक भी दिन की उसे पूरे दिन की छुट्टी मिल चुकी है तो फिर वो संडे को काम कर सकता है, या फिर अगर आप उससे संडे को काम करवा रहे हो तो फिर उसे मंडे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को एक कंप्लीट डे की छुट्टी मिलनी चाहिए, तभी उससे इस दिन काम करवा सकते हो, यानी छुट्टी वाले दिन काम करवा सकते हो। नाउ नोटिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैनेजर को जिस दिन भी काम करवाना है, यानी कि संडे को काम करवाना चाहता है, ठीक है, वर्कर से संडे को काम करवाना चाहता है, तो फिर संडे से पहले यानी सैटरडे को उसे वर्कर को एक नोटिस देना होगा कि हम तुमसे संडे को काम करवा रहे हैं, या फिर संडे नहीं तो किसी भी छुट्टी वाले दिन हम काम करवा रहे हैं। ठीक है, नाउ नोटिस मस्ट बी गिवन इन 2 वेज। सबसे पहले तो ये नोटिस जाएगा इंस्पेक्टर के पास, ठीक है, और मैनेजर को बताना होगा कि मैं इस वर्कर से संडे को या फिर किसी भी छुट्टी वाले दिन काम करवा रहा हूँ, और मैं इसके बदले उसे सब्स्टिट्यूट हॉलीडे दे दूँगा। ठीक है, या तो दे दूँगा या फिर दे चुका हूँ। और फैक्ट्री में भी एक ये नोटिस जो होगा उसकी एक कॉपी फैक्ट्री में डिस्प्ले करनी होगी कि हाँ, ये वर्कर्स जो हैं ये संडे के दिन काम करने वाले हैं। लेकिन अब ये अगर संडे के दिन भी काम कर रहे हैं तब भी कोई भी वर्कर कंटिन्यूस 10 दिन तक काम नहीं करेगा बिना एक छुट्टी के, एक कंप्लीट दिन होल डे की छुट्टी के। ठीक है, मान लीजिए उसे संडे की छुट्टी नहीं थी, संडे को भी इसको काम करवा लिया, तो फिर जो कंटिन्यूस डेज होंगे ना उसके काम के, वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी जो अल्टीमेटली ये कह रहा है कि हर 10 दिन में एटलीस्ट उसे एक कंप्लीट डे की छुट्टी मिलनी ही चाहिए। नॉर्मल रूल तो ये है कि हफ्ते के पहले दिन से काम नहीं कराओगे, लेकिन अगर करवा भी रहे हो तब भी कंटिन्यूस वर्क उसका 10 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बिना किसी छुट्टी के। नाउ सबसेक्शन 2 कहता है कि नोटिस को अगर कैंसिल भी करना है, मान लो मैनेजर ने एक नोटिस दिया था इंस्पेक्टर को और फैक्ट्री में भी डिस्प्ले कर दिया, तो फिर उसे अगर कैंसिल करना चाह रहा है मैनेजर, वो कह रहा है कि नहीं चलो ठीक है, मैं पहले तुमसे संडे को काम करवा रहा था लेकिन अब मैं तुमसे नहीं करवाना चाहता काम। ठीक है, तो फिर अब पुराने नोटिस को कैंसिल करने के लिए एक और नोटिस देना होगा, जो अगेन इंस्पेक्टर को देना होगा और फैक्ट्री में भी डिस्प्ले करना होगा। और ये जो कैंसिलेशन का नोटिस है ना, ये भी जिस दिन काम करवाना चाहता है, संडे को काम करवाना चाहता है, तो उससे एटलीस्ट एक दिन पहले देना ही होगा कि तुम्हारी जो छुट्टी है, जो सब्स्टिट्यूट हॉलीडे है, वो कैंसिल हो गई है और संडे को ही तुम्हारी ओरिजिनल हॉलीडे है। ठीक है, नाउ हाउ संडे वर्क अफेक्ट्स वीकली और कैलकुलेशन। अब देखो, संडे मान लो सैटरडे है, ये प्रीवियस वीक हो गया। ठीक है, सैटरडे प्रीवियस वीक हो गया और संडे से नेक्स्ट वीक लग रहा है ना। अब ये सबसेक्शन कहता है कि अगर कोई भी वर्कर जो है वो संडे को काम कर रहा है और उसे उसके जो पहले के 3 दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उनमें से किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिली है, ठीक है, या फिर मिल गई है, चलो मान लो उसे छुट्टी मिल गई थी हॉलीडे ऑन वन ऑफ द 3 days इमीडिएटली बिफोर दैट संडे। ठीक
ठीक है, उस संडे के पहले उसे 3 दिन में से एक दिन छुट्टी मिल गई थी, तो फिर ये संडे जो वो काम करेगा ना, इसे प्रीवियस वीक का ही पार्ट माना जाएगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 51 में कि कोई भी वर्कर 48 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं करेगा। अब अगर सैटरडे को हम नेक्स्ट वीक का पार्ट मानेंगे तो फिर जो मैनेजर होगा ना, वो वर्क आवर्स को मैनिपुलेट कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। वो तो ये कहते हैं ना कि संडे नेक्स्ट वीक का पार्ट है, तो मैंने तो इससे अगले हफ्ते का काम करवाया है ना। लेकिन ये सब सेक्शन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसे छुट्टी दे चुके हो तो फिर संडे को प्रीवियस वीक में ही काउंट किया जाएगा, और जो भी उसके वर्क आवर्स होंगे वो प्रीवियस वीक में ही काउंट किए जाएंगे, ताकि टोटल वर्क आवर्स उसके एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा ना हो, ठीक है। नाउ सेक्शन 53 कंपनसेटरी हॉलीडेज़ के बारे में बात करता है। नाउ अगर गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो वीकली हॉलीडेज़ वाला जो सेक्शन 52 है ना, वो चलो एक फैक्ट्री पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर तुम उस पर संडे को भी काम करवा सकते हो। तो फिर इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो वर्कर्स की वीकली हॉलीडे तो मारी गई है ना, वर्कर तो बिना हॉलीडे के काम कर रहा है। लेकिन ये सेक्शन कहता है कि ऐसा नहीं है, उस वर्कर को कंपनसेटरी हॉलीडे मिलनी चाहिए इक्वल नंबर की विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। अब वो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट कितनी होगी? सबसे पहले तो जिस महीने में उसे इस छुट्टी वाले दिन काम करवाया गया है, या तो उस महीने में दे दो, ठीक है। मान लो जुलाई में एक संडे को उससे काम करवा लिया था, तो फिर उसे जुलाई के ही किसी संडे को या फिर किसी और वर्किंग डे पर कंपनसेटरी हॉलीडे दे दो, है ना। संडे को तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली, तो कंपनसेटरी हॉलीडे उसे किसी भी दिन की एक दे दो। अगर जुलाई में नहीं दे पा रहे हो तो फिर अगस्त और सितंबर आने वाले 2 महीने, इस महीने के बाद आने वाले 2 महीने, इनमें से किसी भी महीने में उसको छुट्टी दे दो। तो मैक्सिमम डिले जो है कंपनसेटरी हॉलीडे का वो 3 महीने तक ही हो सकता है, ठीक है, पर कंपनसेटरी हॉलीडे मिलेगी ज़रूर। नाउ सबसेक्शन 2 कहता है मैनर ऑफ अलाउइंग हॉलीडेज, तो ये स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब करेगी। नाउ सेक्शन 54 डेली आवर्स की बात करता है कि एक, चलो ठीक है भैया, हफ्ते की बात तो कर ली, दिन में कितना काम करना है। अब देखो नॉर्मली अगर हफ्ते में 48 आवर्स काम कर रहे हो और वीक में एक छुट्टी है संडे की, तो 6 दिन मिलाकर पर डे के 8 आवर्स होने चाहिए, है ना। लेकिन ये सेक्शन कुछ और कह रहा है। सेक्शन 54 कहता है कि एक दिन में कोई भी एडल्ट वर्कर जो है वो 9 घंटों से ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वीकली लिमिट भी एप्लीकेबल रहेगी, सेक्शन 51 भी एप्लीकेबल रहेगा। मतलब आप उससे एक दिन में 9 घंटे तो काम करवा लो, लेकिन ये 9 घंटे हफ्ते के 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब आप उससे कंटिन्यूस 6 दिन 9 घंटे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो 54 आवर्स हो जाएंगे, जो कि 48 आवर्स की जो वीकली लिमिट है उसको एक्सीड कर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली दोनों ही लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई होंगी। मैक्सिमम 9 आवर्स अ डे, ठीक है, ये लिमिट भी है, और 48 आवर्स ये लिमिट भी है। 9 आवर्स आप उससे काम करवा लो, लेकिन टोटल वीकली आवर्स जो हैं वो तब भी 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अब कंडीशन हो सकती है, ठीक है, एग्जेम्प्ट भी कर सकती है गवर्नमेंट, अगर चीफ इंस्पेक्टर का प्रीवियस अप्रूवल मिल चुका है किसी फैक्ट्री को, क्योंकि वो फैक्ट्री का मैनेजर कह रहा है कि भैया मुझे शिफ्ट चेंज करनी है वर्कर्स की, तो इसके लिए मुझे उनसे ये जो 9 आवर्स की लिमिट है ना, इससे ज़्यादा कम करवाना होगा। तो चीफ इंस्पेक्टर अगर अप्रूव कर देता है, प्रीवियस अप्रूवल ज़रूरी है, तो ही 9 घंटे से ज़्यादा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर भी जो टोटल लिमिट है ना, वो 10 घंटों से ज़्यादा नहीं होगी, वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। नाउ इंटरवल्स फॉर रेस्ट। अब देखो कोई भी अडल्ट वर्कर जो है वो कंटिन्यूसली 5 घंटों तक काम नहीं करेगा। 8 बजे वो ऑफिस गया, ठीक है, तो फिर कंटिन्यूसली वो सिर्फ 1 बजे तक ही काम करेगा दोपहर में, कंटिन्यूसली, ठीक है। अब जब उसने कंटिन्यूसली 5 घंटे काम कर लिया है, तो फिर उसे 30 मिनट, आधे घंटे का एक रेस्ट इंटरवल मिलेगा, ओके। नाउ नो वर्कर शैल वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स बिफोर हैविंग एन इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे का उसे इंटरवल मिलना ही चाहिए हर 5 घंटे में। कंटिन्यूसली 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा वो। एग्जेम्पशन फॉर रेस्ट इंटरवल रूल। अब स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं रिटर्न ऑर्डर के जरिए, लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं, ठीक है। फैक्ट्री कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूल दैट नो वर्कर शैल वर्क मोर देन 5 आवर्स विदाउट अ रेस्ट इंटरवल
ठीक है, इससे एग्जाम कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट या फिर चीफ इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं चलो ठीक है, तुम्हारी फैक्ट्री में ऐसी ऐसी कंडीशंस है, मुझे ठीक लग रहा है, तो फिर तुम वर्कर से अपने 5 घंटे से ज़्यादा काम करवा सकते हो। लेकिन तब भी वो जो टाइम इंटरवल है ना, वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ चीफ या फिर चीफ इंस्पेक्टर इसको 1 घंटे और बढ़ा सकते हैं बस। 6 आवर्स के बाद उसे आधे घंटे का इंटरवल मिलना ही चाहिए। अब स्प्रेड ओवर्स की बात करता है सेक्शन 56। मतलब स्प्रेड ओवर्स जो आवर्स है ना, वो बेसिकली इंटरवल्स वगैरह को सबको मिलाकर जो जितने घंटे होते हैं एक दिन में, वो स्प्रेड ओवर्स में आते हैं। पीरियड ऑफ वर्क ऑफ एन अडल्ट वर्कर शैल बी सो अरेंज दैट इंक्लूसिव ऑफ इंटरवल्स, यानी उसके रेस्ट इंटरवल्स को मिलाकर जो आधा घंटा है, टोटल वर्क आवर्स जो हैं वो 10.5 घंटे से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी एक दिन में 10.5 घंटे इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट इंटरवल, उससे काम नहीं करवाओगे। और 5 घंटे वाली लिमिट भी यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी। अगेन नाउ प्रोवाइडेड दैट चीफ इंस्पेक्टर अगर लगता है तो फिर इस स्प्रेड ओवर को इंक्रीज़ कर सकता है रिटर्न ऑर्डर के ज़रिए, लेकिन तब भी ये रिटर्न ऑर्डर जो है वो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। अगेन यही जो 6 घंटे वाली लिमिट है ना, ये यहाँ पर आ जाएगी। यानी एक दिन में मैक्सिमम 12 घंटे चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन के बाद नॉर्मली 10.5 घंटे, और दोनों में ही इंटरवल्स इंक्लूड किए जाएंगे। इंटरवल्स की अमाउंट भी बढ़ जाएगी अगर कंटिन्यूस काम कर रहा है वर्कर तो। सेक्शन 57 नाइट शिफ्ट के बारे में बात करता है। अब देखो, नाइट शिफ्ट जो है वो बेसिकली ये सेक्शन कह रहा है कि जो भी वर्कर नाइट शिफ्ट में इंक्लूडेड है ना, नाइट शिफ्ट में जो भी काम कर रहे हैं, मान लो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर रहे हैं, तो फिर उनकी छुट्टी का क्या होगा, उनकी वीकली हॉलीडेज़ उनका क्या होगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो वो सैटरडे को या फिर मंडे को मान लो वो गया, ठीक है, मंडे को रात को 10 बजे वो जाता है काम करने और सुबह 6 बजे आता है, और ऐसा करते करते वो सैटरडे तक आ गया, सैटरडे को रात को 10 बजे गया और संडे को सुबह 6 बजे आ रहा है, लेकिन टेक्निकली संडे तो उसकी छुट्टी होनी चाहिए है ना। तो ये सेक्शन जो है वो उसी के बारे में बात करता है। डेफिनेशन ऑफ हॉलीडे फॉर नाइट शिफ्ट वर्कर्स, सेक्शन 52 और 53 यानी वीकली हॉलीडे और कंपनसेटरी हॉलीडे के लिए जब वर्कर की नाइट शिफ्ट खत्म होगी, ठीक है, मान लो हमने ये देखा है, ठीक है, तो वर्कर की शिफ्ट मंडे को उसने रात को 10 बजे गया था और ट्यूसडे को सुबह 6 बजे आ रहा है, 6 AM आ रहा है, तो इस 6 AM से लेकर अगले 6 AM तक, यानी वेडनेसडे 6 AM तक नेक्स्ट 24 आवर्स जो होंगे वो उसकी छुट्टी होगी। ठीक है, और ये छुट्टी ध्यान देना होल डे की होनी चाहिए, होल डे ऑफ 24 कंसेक्यूटिव आवर्स बिगिनिंग व्हेन हिज शिफ्ट एंड्स। 6 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हो रही है, आने वाले 24 घंटे उसकी छुट्टी रहेगी। अब फॉलोइंग डे की डेफिनेशन दी हुई है। फॉलोइंग डे बेसिकली जब भी उसकी शिफ्ट खत्म हो रही है ना, उसका अगला दिन जो है, उस दिन से 24 घंटे जो हो रहे हैं ना, वो उसका फॉलोइंग डे होगा। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग शिफ्ट पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। ओवरलैपिंग शिफ्ट बेसिकली 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो हैं वो सेम काम नहीं करेंगे शिफ्ट्स में। इसको आसानी से समझते हैं। देखो, 2 ग्रुप से मान लो, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब फैक्ट्री मैनेजर ने बोला कि ग्रुप ए तुम आ जाओ सुबह 8 बजे और तुम 4 बजे तक काम करोगे मशीन 1 पर, ठीक है, तुम मशीन 1 पर काम कर रहे हो। फिर उसने बोला ग्रुप बी को कि तुम लोग आ जाओ दोपहर में 12 बजे और रात को 8 बजे तक काम करोगे, अगेन मशीन 1 पर ही काम करोगे। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रुप जो हैं, ग्रुप ए और बी, वो 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सेम मशीन पर सेम शिफ्ट में 2 से ज़्यादा या 2 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही मशीन पर। लेकिन अब फैक्ट्री कह सकती है कि मैं तो भैया हर वर्कर से, हर ग्रुप से सिर्फ 8 घंटे ही काम करवा रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली जो मशीन है वो सेम है, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं, है ना। तो मशीन तो कंटिन्यूसली 12 घंटे तक चल रही है ना। तो ये सब सेक्शन कह रहा है कि आप मशीन आवर्स को काउंट करो यहाँ पर, ठीक है। और दिस कुड बी यूज्ड टू इफेक्टिवली मेक वर्कर्स वर्क लॉन्गर विदाउट ऑफिशियली एक्सीडिंग लिमिट। ओके, तो बेसिकली मशीन आवर्स को आप काउंट करो। और यहाँ पर सीधी बात यह है कि कोई भी 2 से ज़्यादा ग्रुप जो हैं वो सेम काम सेम शिफ्ट में नहीं करेंगे। नाउ पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, अगेन स्टेट गवर्नमेंट चीफ इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकती है। नाउ सेक्शन 59 ओवर टाइम वेजेस की बात करता है। ओवर टाइम यानी कि मान लीजिए 1 घंटे में एक वर्कर को सिर्फ
8 नहीं, चलो 9 दिए हुए लिमिट, तो 9 घंटे काम करना था। अब इस 9 घंटे से ज़्यादा जितने भी घंटे वो काम करेगा उसे ओवर टाइम में काउंट किया जाएगा, है ना। तो ये सेक्शन कहता है कि ओवर टाइम में वेजेस कितने मिलेंगे। अब क्योंकि वर्कर अपने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से भी ज़्यादा काम कर रहा है, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है, तो उसे कुछ ज़्यादा तो मिलना चाहिए। ये सेक्शन कह रहा है कि भैया डबल दे दो, ठीक है। कोई भी एडल्ट वर्कर जो 9 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है एक दिन में या फिर हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा है, तो फिर जो ज़्यादा पीरियड होगा, जो ओवर टाइम पीरियड होगा, उसे डबल रेट मिलेगा, ट्वाइस हिज ऑर्डिनरी रेट, ठीक है। मान लो ऑर्डिनरी रेट है उसकी 100 रुपये 1 घंटे की, अब अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसे 200 रुपये मिलेंगे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस को काउंट करने का तरीका अलग है। ये सेक्शन कह रहा है कि जब भी आप ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस को काउंट करोगे तो उसमें क्या इंक्लूड करना है, बेसिक वेजेस को इंक्लूड करो, अलाउंसेस को इंक्लूड करो, अलाउंस में डीए भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें कैश इक्विवेलेंट ऐड करो जो कि कंसेशनल सेल टू वर्कर्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स, यानी कि कोई फैक्ट्री है वो अपने वर्कर्स को कंसेशनल रेट पर यानी डिस्काउंटेड रेट पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है। चावल मान लो 100 रुपये किलो थे, लेकिन फैक्ट्री उनको दे रही है 30 रुपये किलो, तो अब ये जो 70 रुपये का जो अमाउंट बचता है ना, 70 रुपये का नहीं, सॉरी, जो भी फूड ग्रेन्स का जितना भी अमाउंट है ना, उसको भी ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में काउंट किया जाएगा। ये बस कह रहा है, ठीक है। जितने भी आप खाना उसको दे रहे हो, फूड ग्रेन्स की जो कंसेशनल सेल पर दे रहे हो, तो वो अमाउंट भी उसका कैश इक्विवेलेंट यानी रुपयों में जो भी इक्वल अमाउंट जो उसका होगा उस खाने का, उस फूड ग्रेन का, वो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में इंक्लूड कर लो आप। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं कर सकते, बोनस इंक्लूड नहीं कर सकते और ओवर टाइम वेजेस इंक्लूड नहीं करोगे। नाउ सबसेक्शन 3 कहता है ओवर टाइम फॉर पीस रेट वर्कर्स। अब देखो, एक फैक्ट्री है, वहाँ पर वर्कर्स को पीस रेट के हिसाब से पेमेंट मिलता है, ठीक है। पीस रेट यानी कि एक दिन में, अब देखो कोई फिक्स अमाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है एक दिन, आज मान लो एक वर्कर ने एक दिन में 20 पीसेस बना ली किसी भी चीज़ के, जीन्स ले लो, चलो जीन्स के 20 पीस बना दिए। कल उसने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया तो 24 पीसेस बना दिए। परसों मान लो उसने कम काम किया, 15 पीसेस बनाए। तो ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, उसके ओवर टाइम वेजेस फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर टाइम है डबल। तो ये सबसेक्शन कहता है कि अगर कोई भी वर्कर है जिसके वेजेस जो हैं वो पीस रेट पर फिक्स्ड है, ठीक है, और आवरली रेट नहीं है उसका, तो फिर इसके लिए ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसका टाइम रेट वेजेस को कैलकुलेट करो। अब ये टाइम रेट वेजेस को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो वर्कर है ना, उसके पिछले महीने का काम देखो, उसने पिछले महीने जितने भी दिन एक्चुअली काम किया है सेम या फिर आइडेंटिकल जॉब पर, तो फिर उसकी जो उतने दिनों की टोटल अर्निंग थी, ठीक है, मान लो भले ही वो पीस रेट पर था, लेकिन उसने पिछले महीने ना 20 दिन काम किया और उसने 10,000 रुपये कमाए, ठीक है। 20 दिन काम करके उसने 10,000 रुपये कमाए, तो फिर उसका टोटल एवरेज वेजेस कितने आ रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेज एक्चुअली वर्कड। तो फिर 10,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे, हैं तो 500 रुपीज़ जो है वो आ जाएंगे एक दिन के, ठीक है। तो फिर ये उसकी डेली एवरेज अर्निंग्स हो गई। नाउ दिस डेली एवरेज इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस फॉर ओवर टाइम कैलकुलेशन, यानी अब ये जो 500 रुपये आ गए ना, ये उसकी डेली एवरेज अर्निंग कैलकुलेट हो गई, और इससे ही हम उसके जो वो होगा ओवर टाइम वेजेस जो है ना, वो कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एक वर्कर था जिसने मार्च में ओवर टाइम किया, ठीक है, तो फिर उसकी फरवरी की जो काम था ना वो देखो, वर्कर ने फरवरी में 20 दिन काम किया था उसी जॉब पर और उसकी टोटल अर्निंग्स 20,000 हुई थी। तो फिर उसकी डेली एवरेज अर्निंग कितनी हुई, 20,000 डिवाइडेड बाई 20, 1,000 रुपये पर डे, और एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा था, तो फिर 125 रुपये हर घंटे के वो कमा रहा था वहाँ पर। तो फिर ओवर टाइम अगर वो करता भी है तो फिर उसके वेजेस कितने होंगे, 125 मल्टीप्लाइड बाई 2, 250 रुपीज़ पर आवर उसके ओवर टाइम वेजेस होंगे, ओके। नाउ प्रोवाइडेड दैट अगर वर्कर ने काम ही नहीं किया पिछले महीने, मान लो नया वर्कर है, वो तो इसी महीने आया है, उसने पिछले महीने काम ही नहीं किया, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फिर इस हफ्ते के एवरेज उसके वेजेस निकाल लो आप।
हफ्ते के जो डेली एवरेज अर्निंग है ना वो निकाल लो, यानी 7 दिन में उसने जितने रुपए कमाए हैं ना उसकी डेली अर्निंग निकाल लो आप, और उसके हिसाब से ये टाइम रेट उसका निकाल आएगा, ओवर टाइम वेरियस उसको दे दो। अब जब भी उसके डेली एवरेज अर्निंग्स को कैलकुलेट करेंगे तब उसमें अगेन सारे अलाउंसेस और कैश इक्विवेलेंट ऑफ कंसेशनल सेल ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर आर्टिकल्स इसको इंक्लूड करेंगे, बोनस और ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ अब सबसेक्शन 4 कहता है कि जब भी ये जो कंसेशनल सेल पर उसको फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स दे रहे हो ना, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एज ऑफन मे बी प्रिस्क्राइब द कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी मैक्सिमम जो भी क्वांटिटी फूड ग्रेन्स की दी जा रही है स्टैंडर्ड फैमिली के लिए। अब स्टैंडर्ड फैमिली क्या होती है, एक स्टैंडर्ड फैमिली में वर्कर होता है, एडल्ट वर्कर 14 ईयर्स से ज़्यादा का, ठीक है। इस एक्ट के हिसाब से यानी इस सबसेक्शन के हिसाब से 14 ईयर से ज़्यादा का वर्कर होना चाहिए। उसकी स्पाउस होनी चाहिए यानी पार्टनर होना चाहिए, और 2 बच्चे जो कि 14 साल से कम के होंगे। तो बेसिकली फैमिली रिक्वायर्स 3 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट्स इन टोटल। अब ये एडल्ट कंजम्पशन यूनिट क्या होती है, एडल्ट कंजम्पशन यूनिट बेसिकली मेल और फीमेल जब 14 ईयर से ज़्यादा के हों और बच्चे जो 14 ईयर से कम के हों तो उनके लिए 8 और 6 की रेट पर कैलकुलेट किया जाएगा, जब एक एडल्ट यूनिट जो है वो बेस कैलकुलेट की जाएगी 1। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एडल्ट कंजम्पशन यूनिट है, बेस रखी जाती है यहाँ पर 1, ठीक है। अब कंजम्पशन यूनिट बाकियों के लिए फीमेल अबव 14 ईयर्स 0.8 है, इसकी यहाँ पर लिखी हुई है 8 एंड 6 है, ठीक है। तो 0.8 है 1 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट फीमेल की, चाइल्ड की है 0.6 1 एडल्ट कंजम्पशन यूनिट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली मेम्बर इक्वल अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करता हो सकता है मेल ज़्यादा खाता हो, फीमेल कम खाती हो, बच्चे और कम खाते हैं, है ना। उसी हिसाब से यहाँ पर इन्होंने कंजम्पशन यूनिट्स कैलकुलेट करी हैं। तो फिर स्टैंडर्ड फैमिली में वर्कर की एक कंजम्पशन यूनिट हो गई, स्पाउस की कितनी हो गई 0.8, और 2 बच्चे हैं यहाँ पर तो 1.2 इनकी कंजम्पशन यूनिट हो गई, तो टोटल कितनी हो गई 3। ओके, तो ये इसी के बारे में बात करता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ही इसीलिए क्योंकि अलग फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो खाना अलग अलग खाते हैं, अलग अलग अमाउंट्स में खाते हैं, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एक फेयर स्टैंडर्ड क्रिएट किया गया है। नाउ रूल्स फॉर कंप्यूटेशन एंड रजिस्टर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि ये जो कैश इक्विवेलेंट फॉर कंसेशनल सेल है इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, और इसके लिए एक रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना होगा। नाउ सेक्शन 60 डबल एम्प्लॉयमेंट पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, यानी कि कोई भी एडल्ट वर्कर अगर एक दिन में एक फैक्ट्री में काम कर चुका है तो फिर वो उसी दिन में दूसरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। इफ़ अ वर्कर हैज़ ऑलरेडी वर्कड इन फैक्ट्री ए ऑन अ पर्टिकुलर डे दे कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्री बी ऑन द सेम डे। एक दिन में 2 फैक्ट्रीज में काम आप नहीं करोगे, बस इस पर रेस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 61 कहता है नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर अडल्ट्स। अब इसमें सबसेक्शंस ज़्यादा हैं बट ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि सेक्शन 108 जो कि जनरल रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस की बात करता है, उसके हिसाब से हर फैक्ट्री में जो वर्क फॉर अडल्ट वर्कर्स होंगे उनका नोटिस एक डिस्प्ले करना होगा और उसको मेंटेन भी करना होगा, ठीक है। वो नोटिस बताएगा कि हर दिन में कोई वर्कर कितना काम करेगा, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी उसके वर्क पीरियड्स होंगे ना वो एडवांस में फिक्स करने होंगे। पीरियड शोन इन दी नोटिस शैल बी प्लान्ड एंड सेट इन एडवांस, यानी नोटिस में आप बोल रहे हो मान लीजिए मंडे है, ठीक है, तो फिर नोटिस में आप बोल रहे हो कि वेडनेसडे से ये वर्कर इस इतने बजे से काम करेगा, 6 बजे से काम करेगा, मान लीजिए शाम को 6 बजे से काम करेगा, ठीक है। तो फिर ये नोटिस तो आपने मंडे को दे दिया, एडवांस में दे दिया, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको वेडनेसडे को बुला रहे हो और वेडनेसडे को ही बोल रहे हो चलो ठीक है तुम आ गए, आज एक काम करो अब शाम को 6 बजे से काम कर लेना आज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दे कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन स्पॉट और चेंज्ड आर्बिट्रेरली, ठीक है। यानी जो भी नोटिस होगा वो एडवांस में देना होगा, और ये जो नोटिस होगा ना ये इन सेक्शंस को कॉन्ट्रावीन नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी आप नोटिस दे रहे हो वो उसकी वीकली आवर लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, वीकली हॉलीडे के बीच में नहीं आना चाहिए, 9 आवर्स पर डे की लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, रेस्ट इंटरवल्स पर इंटरवीन नहीं करना चाहिए, स्प्रेड आवर्स जो भी हैं वो एक्सीड नहीं होने चाहिए, और ओवरलैपिंग शिफ्ट्स को भी कॉन्ट्रावीन नहीं करना होना चाहिए, ठीक है। सबसेक्शन 3 कहता है
कि जब सारे वर्कर्स एक ही पीरियड में काम कर रहे हैं, शिफ्ट का तो कोई यहाँ पर है ही नहीं काम, यानी वर्कर्स शिफ्ट में काम नहीं कर रहे, तो फिर एडल्ट वर्कर्स जो हैं वो एक ही पीरियड में काम कर रहे हैं, तो फिर जो फैक्ट्री का मैनेजर होगा ना, वो उन वर्कर्स का जो पीरियड होगा वो जनरली फिक्स कर देगा कि हाँ तुम 9 से 5 आ जाओ। 9 to 5 जॉब जो है ना, वो यहीं इसके ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जनरली फिक्स कर दिया कि 9 बजे से 5 बजे तक सारे वर्कर्स आ जाओ। अब जब सारे वर्कर्स सेम पीरियड में काम नहीं कर रहे, तो फिर मैनेजर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेगा, क्लासीफाई करेगा उनके काम के हिसाब से। अब ऐसा क्यों ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करना है, सबको एक साथ ही बुला लो। अब देखो कई फैक्ट्रीज हो सकता है छोटी हों इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया वाइज वो छोटी हों, अब उसमें वर्कर्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा हैं। अगर मैनेजर सभी वर्कर्स को एक साथ ही बुला लेगा, तो फिर यहाँ पर जो फ्लोर एरिया पर वर्कर के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो हमने पढ़ा था 14.2 क्यूबिक मीटर्स, वो कॉन्ट्रावीन हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्ली फिर वेंटिलेशन भी नहीं रहेगा, रूम टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर आड़े आ सकते हैं इसके। तो फिर मैनेजर क्या करेगा, इनको ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया है उनके काम के हिसाब से, और ये मैनेजर ही बताएगा कि हर ग्रुप में कितने वर्कर्स रहेंगे, ठीक है। अब ग्रुप्स नॉट ऑन शिफ्ट, फॉर ईच ग्रुप जो शिफ्ट पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हर ग्रुप जो है वो अगर शिफ्ट पर काम नहीं कर रहा है, तो फिर नोटिस के ज़रिए उसके एग्जैक्ट वर्किंग पीरियड्स मैनेजर बताएगा। और अगर ग्रुप जो प्री डिटरमाइंड पीरियडिकल चेंजेस शिफ्ट पर काम कर रहे हैं, यानी कोई भी वर्कर जो हैं, when any group is required to work on a system of shifts and the relays are not subject to periodical predetermined periodical changes, यानी देखो ये सीधी सीधी बात कर रहा है कि मान लो 2026 की जनवरी में वर्कर्स की एक शिफ्ट तैयार की गई कि तुम लोग सुबह रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करोगे, ठीक है। और इस शिफ्ट में ना कोई भी प्री डिटरमाइंड पीरियडिकल चेंज नहीं है, यानी कि मैनेजर ये नहीं बोल रहा है कि नहीं चलो ठीक है हर 3 महीने में इस शिफ्ट को चेंज कर लिया करेंगे ताकि वर्कर्स को भी आराम मिल जाएगा और ग्रेवयार्ड शिफ्ट में कोई वर्कर काम ना करे ज़्यादा लंबे समय तक। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मैनेजर कह रहा है कि हम 2030 तक यही शिफ्ट रखेंगे, तो इसमें कोई भी प्री डिटरमाइंड पहले से तय किया हुआ चेंज नहीं होने वाला है इसमें, है ना, लंबे समय तक। तो फिर मैनेजर वर्किंग पीरियड हर रिले का सेपरेटली फिक्स करेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 2 रिले थी ए और बी, ए की शिफ्ट है डे 8 बजे से 4 बजे तक और बी की नाइट शिफ्ट है 10 बजे से 6 बजे तक, तो फिर इनको सेपरेटली फिक्स किया हुआ मैनेजर ने, बस इतनी सी बात है। सबसेक्शन 7 कहता है कि ग्रुप ऑन शिफ्ट्स विथ प्री डिटरमाइंड पीरियडिकल चेंजेस, अब ऐसी शिफ्ट जिनमें पहले से ही तय है कि हम इतने समय में इसको चेंज कर देंगे, तो फिर मैनेजर यहाँ पर शिफ्ट्स की एक स्कीम बनाएगा। उस स्कीम में क्या होगा, पीरियड्स ड्यूरिंग विच एनी रिले और ग्रुप में भी रिक्वायर्ड टू वर्क, यानी कोई भी रिले ऑफ ग्रुप कौन सी पीरियड में काम करेगा, ठीक है, वो एक दिन में कितने समय पर काम करेगा, एंड दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी नोन फॉर एनी डे, किसी भी दिन के लिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसेक्शन 8 कहता है स्टेट गवर्नमेंट इस नोटिस को किस तरीके से दोगे, फॉर्म एंड मैनर ऑफ नोटिस उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है। अब नई फैक्ट्रीज़ के बारे में यहाँ पर सबसेक्शन 9 में बात करता है। नई फैक्ट्रीज़ जो हैं, जो इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद काम करना शुरू किया है, तो फिर इनको ये जो नोटिस मेंटेन करना है इस सेक्शन में, सबसेक्शन 1 में, उसकी डुप्लीकेट कॉपी इंस्पेक्टर को भी देनी होगी उस दिन से पहले जिस दिन वो काम शुरू कर रहा है, ठीक है। और सबसेक्शन 10 कहता है कि अगर कोई चेंज भी कर रहे हो आप अपने सिस्टम ऑफ वर्क में, तब भी इंस्पेक्टर को एक डुप्लीकेट कॉपी उसकी ज़रूर भेजो। अब यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले तो ये जो चेंज है ये इंस्पेक्टर की प्रीवियस सैंक्शन यानी प्रायर परमिशन से ही हो सकता है। सबसे पहले इंस्पेक्टर की परमिशन लो, उसके बाद ही ये चेंज कर सकते हो। और 2 चेंजेस के बीच में 1 हफ्ते का टाइम पीरियड ज़रूर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैनेजर कि मान लीजिए आज उसने चेंज कर दिया इस नोटिस में, अब परसों फिर से चेंज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज चेंज किया है तो अब 1 हफ्ता रुकने के बाद अगले हफ्ते ही नए चेंजेस वो कर सकता है। नाउ सेक्शन 62 रजिस्टर फॉर अडल्ट वर्कर्स के बारे में बात करता है। ये सेक्शन कहता है कि फैक्ट्री के जो मैनेजर होते हैं उसको अडल्ट वर्कर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होगा कि कौन सा वर्कर है, उसका नाम क्या है, वो
क्या काम करता है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, ठीक है, ये सभी। और ये जो रजिस्टर होगा ना, ये हमेशा इंस्पेक्टर के लिए अवेलेबल रखना होगा ऑल टाइम्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी वर्किंग आवर्स के दौरान इंस्पेक्टर के लिए इस रजिस्टर को रखना ही होगा अवेलेबल। अब इस रजिस्टर में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो एडल्ट वर्कर्स के नाम, उनका नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम वो करते हैं, अगर वो किसी ग्रुप का हिस्सा है तो ग्रुप का नाम, ठीक है, और अगर वो शिफ्ट में काम कर रहा है उनका ग्रुप, ठीक है, या फिर रिले, यानी अगर वो शिफ्ट में काम कर रहा है उनका ग्रुप तो फिर किस रिले में उनको अलॉट किया गया है वो शिफ्ट, ये भी लिखना होगा, और अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन अब अगर इंस्पेक्टर को ये लगता है कि यार ये जो मैनेजर है ये पहले से ही अपने मस्टर रोल या फिर रजिस्टर मेंटेन करके रख रहा है, और ये जितने भी पर्टिकुलर्स हैं A to E, A to D या फिर और कोई भी पर्टिकुलर अगर प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो वो भी पहले से ही फैक्ट्री मैनेजर जो है वो अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रख रहा है, तो फिर इंस्पेक्टर कह देगा कि एक काम करो, तुम सारी चीज़ों को अपने रजिस्टर में इंक्लूड किए हुए हो तो फिर एक सेपरेट रजिस्टर मत बनाओ, ठीक है, उसी रजिस्टर में अपने सारे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते जाओ। लेकिन अगर इसमें से, यानी इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर में ऑलरेडी मेंटेन नहीं कर रहा है वो मैनेजर, तो फिर उसे एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। नाउ सबसेक्शन 1A कहता है कोई भी एडल्ट वर्कर जो है उसका नाम अगर रजिस्टर में नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। नो एडल्ट वर्कर, ना तो आप उससे काम करवाओगे, और अगर वो करना भी चाहे तब भी आप उसे करने नहीं दोगे काम, जब तक उसका नाम रजिस्टर में नहीं आ जाता, ठीक है, रजिस्टर में उसका नाम एंटर करो तब उससे काम करवाओ। अब इस रजिस्टर को किस फॉर्म में बनाओगे, उसको मेंटेन कैसे करोगे, प्रिजर्व कैसे करोगे, ये बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। और कितने समय के लिए प्रिजर्व करके रखोगे ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी। सेक्शन 63 कहता है आवर्स ऑफ वर्क टू करस्पॉन्ड विथ नोटिस अंडर सेक्शन 61 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 62। बेसिकली ये कह रहा है कि कोई भी एडल्ट वर्कर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसे नोटिस नहीं मिल जाता, ठीक है, फैक्ट्री में नोटिस डिस्प्ले करना है सेक्शन 61 में मैनेजर को, तो फिर जब तक मैनेजर उस नोटिस को डिस्प्ले नहीं कर देता तब तक एडल्ट वर्कर काम नहीं करेगा, और जब तक उसका नाम एडल्ट वर्कर्स के रजिस्टर में नहीं आ जाता सेक्शन 62 के हिसाब से तब भी वो काम नहीं करेगा। और ये नाम उसका बिफोर हैंड आना चाहिए, जो भी एंट्री होगी ना वो पहले से होनी चाहिए वहाँ पर उस रजिस्टर में, तभी वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। अब सेक्शन 64 पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स, ये सेक्शन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। देखो लेस इंपॉर्टेंट होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर की एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी फैक्ट्री को कुछ सर्टेन सेक्शंस से, ठीक है। अब इसमें एक सबसेक्शन ज़रूर इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और या फिर चीफ इंस्पेक्टर भले ही एग्जेम्प्ट कर दें किसी फैक्ट्री को, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया एक फैक्ट्री को कि ठीक है तुम वर्कर से 9 घंटे से भी ज़्यादा काम करवा लो, ठीक है, लेकिन सबसेक्शन 4 कहता है कि एग्जेम्पशन भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया है लेकिन वो एग्जेम्पशन 10 घंटे से फिर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में, ठीक है, यानी कि एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। और ये स्प्रेड ओवर आवर्स के साथ नहीं है, स्प्रेड ओवर आवर्स के साथ है 12 घंटे, जो प्रीवियसली 10.5 घंटे हमने पढ़ा था, है ना, वो स्प्रेड ओवर आवर्स यहाँ पर अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर भी देती है किसी फैक्ट्री को तब भी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे, और नॉर्मल वर्किंग आवर्स एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते। बस उसके बाद हफ्ते में टोटल जो वर्क टाइम है इंक्लूडिंग वर्क ओवर टाइम वो 60 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, और एक क्वार्टर में जो टोटल ओवर टाइम होगा ना किसी भी वर्कर का वो 50 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। सीधे सीधे ये जो नंबर्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखना, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं। एग्जेम्प्ट करने के बाद भी कोई भी वर्कर एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है, मतलब उसके वर्क आवर्स एक्सीड नहीं होने चाहिए 10 घंटे से। अगर स्प्रेड ओवर भी है तब भी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते में ओवर टाइम मिलाकर उसके टोटल आवर्स 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और हर क्वार्टर में, क्वार्टर बेसिकली 3 कंटिन्यूस महीने, ठीक है, कंटिन्यूस 3 महीने, यानी जनवरी एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जनवरी फरवरी और मार्च, ये कंटिन्यूस 3 महीनों का जो ओवर टाइम करेगा वर्कर वो ओवर टाइम 50 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओवर टाइम है यहाँ पर, ठीक है।
अब ये जो रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना रही है ये 5 साल से ज़्यादा फोर्स में नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी स्टेट गवर्नमेंट जब भी किसी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट करेगी तो वो एग्जम्पशन सिर्फ 5 साल तक ही रहेगा। सेक्शन 65 एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। इसे भी बस आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बस पॉइंट आउट कर लीजिए जो कि सबसेक्शन 3 में दिए हुए हैं, ठीक है। एनी एग्जेम्पशन ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 2 यानी कि एग्जेम्पशन फॉर एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क। अब देखो एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क क्या होता है, कोई भी सडन या फिर अनयूजुअल इंक्रीज इन वर्कलोड दैट इज़ नॉट नॉर्मल और रूटीन, यानी कि कोई ऐसा अचानक से इतना ज़्यादा काम आ गया है या फिर डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि फैक्ट्री नॉर्मली अगर वर्कर से काम करवाएगी तो फिर वो डिमांड को फुलफ़िल कर ही नहीं सकती। इसीलिए इस सडन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उसे काम बढ़वाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन अंडर सबसेक्शन 2 है वहाँ पर टोटल वर्क आवर्स जो हैं वो एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर अलग चीज़ है। और स्प्रेड ओवर 13 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में। एक हफ्ते का जो टोटल वर्क आवर्स होंगे वो ओवर टाइम मिलाकर 60 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और नो वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क ओवर टाइम फॉर मोर देन 7 डेज एट अ स्ट्रेच, यानी कंटिन्यूस 7 दिन तक उससे ओवर टाइम नहीं कराओगे। एंड टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम वर्क इन एनी क्वार्टर शैल नॉट एक्सीड 75, यानी टोटल कंटिन्यूस 3 महीने के जो ओवर टाइम होगा वो 75 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखना सिर्फ एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क के लिए ही हैं ये आवर्स, ओके। अब यहाँ पर जो इन्फोसिस का एक केस है, जो उसके फाउंडर थे नारायण मूर्ति जी, उन्होंने कहा था कि एक वर्कर को 72 to 75 आवर्स काम करना चाहिए एक हफ्ते में। खुद सोचो, एक हफ्ते में एक वर्कर जो है, एम्प्लॉय जो है वो 72 to 75 आवर्स काम कर रहा है, यानी वो घर पर सिर्फ सोने के लिए जा रहा है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ही ये प्रोविजंस यहाँ पर डाले गए हैं, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजर जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं या फिर कंपनी ओनर्स होते हैं ना, वो हमेशा यही चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे निकलवाया जा सके। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ऐसे प्रोविजंस पास किए जाते हैं। नाउ सेक्शन 66 इंपॉर्टेंट है। ये वुमन के फर्दर एम्प्लॉयमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। ये कहता है कि चलो ठीक है भैया, स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया किसी फैक्ट्री को कि आप अपने वर्कर से 9 घंटे से ज़्यादा काम करवा लो, लेकिन ये जो एग्जेम्पशन होगा ना, ये वुमन पर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपकी फैक्ट्री में कोई वुमन वर्कर काम कर रही है तो फिर वो सिर्फ 9 घंटे ही काम करेगी। आपने भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया हो कि 10 घंटे काम करा लो, लेकिन औरतों पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। औरतें जो वुमन वर्कर होंगी वो सिर्फ एक दिन में 9 घंटे ही काम करेंगी, उससे ज़्यादा नहीं करेंगी, चाहे कितना भी एग्जेम्प्ट कर दिया हो गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा वुमन वर्कर जो होगी वो नॉर्मली सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही काम कर सकती है, ठीक है। यानी 8 AM to 4 PM उसके नॉर्मल वर्क आवर्स हो गए, ठीक है। 6 बजे से 7 बजे के बीच में पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा लो, नॉर्मल है। अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन के ज़रिए जो क्लॉज बी है, ये 6 AM to 7 PM, इससे थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है इस क्लॉज को। लेकिन तब भी कोई भी वुमन वर्कर रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच काम नहीं करेगी, ठीक है। ये याद रखना, नॉर्मल कंडीशंस में सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही काम करेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट रिलैक्स कर भी देती है तब भी कोई भी वुमन वर्कर जो होगी वो रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के बीच में काम नहीं करेगी। मतलब उसकी शिफ्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में काम करे वो। और शिफ्ट्स को, वुमन वर्कर की जो शिफ्ट होगी वो सिर्फ तब चेंज की जा सकती है जब उसे या तो वीकली हॉलीडे मिल गई हो या फिर कोई और हॉलीडे मिली हो। मान लीजिए एग्जांपल, संडे उसकी वीकली हॉलीडे थी और उसकी शिफ्ट चेंज होनी है, तो फिर मैनेजर उसकी शिफ्ट सिर्फ संडे के बाद ही चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि मंडे को वो काम पर आई और मैनेजर ने कह दिया कि ट्यूसडे से तुम्हारी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकता मैनेजर। अब यहाँ पर फ़िश क्यूरिंग और फिश कैनिंग फैक्ट्रीज़ का एक एग्जेम्पशन है। ये फैक्ट्रीज ऐसी हैं, फ़िश जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि जल्दी ख़राब होने की उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है अगर उन्हें कैन नहीं किया गया, यानी उन्हें डब्बे में बंद करके प्रिजर्व नहीं किया गया तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब अगर कोई वुमन वर्कर्स ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं फ़िश क्यूरिंग या फ़िश कैनिंग में, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स बना सकती है और एग्जेम्प्ट कर सकती है
और वुमन वर्कर्स जो होंगी वो यहाँ पर ज़्यादा काम कर सकती हैं अपने प्रिस्क्राइब्ड आवर्स से ज़्यादा, यानी 9 घंटे से ज़्यादा काम कर सकती हैं अगर सिर्फ तब जब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अगर वुमन वर्कर्स ने यहाँ पर काम नहीं किया ज़्यादा तो फिर फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो ख़राब हो जाएगा या फिर डिटीरियोरेट हो जाएगी उसकी क्वालिटी। ठीक है, यानी जो फिश है वो ख़राब हो जाएगी अगर वुमेन वर्कर्स काम नहीं करेंगी, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो ही वो यहाँ पर ज़्यादा काम करवा सकती है। और ये जो रूल है सबसेक्शन 2 का ज़्यादा काम करने का, ये मैक्सिमम 3 साल तक ही एक बार में फोर्स किया जा सकता है बस। यानी जो भी सबसेक्शन 2 के रूल्स बनेंगे वो एक बार में 3 साल से ज़्यादा फोर्स में नहीं रहेंगे, बस 3 साल के बाद उन्हें दोबारा से रूल्स निकालने होंगे और तब भी स्टेट गवर्नमेंट का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है कि उन्हें लगता हो कि जो रॉ मटेरियल है वो ख़राब हो सकता है, तभी वो एक्सटेंड कर सकती है एक बार में 3 साल के लिए। और चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लासेस में फैक्ट्री एक्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज क्लास एंड आई एम श्योर आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।